एक ऐसा मौका है जबकि यकीनन कौम की नज़रें हम सब पे लगी हुई हैं। लूले लंगड़े फैसलों का कोई फ़ायदा नहीं होगा और फैसले हमें सख्त करने हैं। हम खुदा न खास्ता किसी और वाक़या का इंतज़ार न करें कि वो होगा तो फिर हम कार्रवाई करेंगे या हम फैसले करेंगे या हम इक़दाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मिड 70s की बात है जब पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान से मुजाहिदीन आना शुरू हुए। उस ज़माने में हम मुजाहिदीन ही के नाम से इन सबको याद करते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था और इब्तदाई तौर पर 3-4 बड़े नामवर इनके लोग पाकिस्तान आए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में उन लोगों की तरबियत का और ट्रेनिंग का आगाज़ किया। फिर जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ तो बड़े पैमाने पर अफ़गान महाजिरीन भी आए और पाकिस्तानी सरजमीन जो थी ट्रेनिंग ग्राउंड्स के ऊपर और लॉन्चिंग पैड के ऊपर इस्तेमाल हुई। सोवियत इन्वेजन के ख़िलाफ़ अफ़गान महाजिरीन को पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर इन मुजाहिदीन की तरबियत का बंदोबस्त किया गया। CIA और वेस्टर्न वर्ल्ड ने बड़े पैमाने पर फंडिंग की। हम लोगों ने बेसिकली ट्रेनिंग का काम किया, फैसिलिटेशन का काम किया, इन लोगों को अपनी ज़मीन दी, हथियार दिए, असला दिया। अफ़गान जहाज चलता रहा। सोवियत यूनियन टूट गया 89 में। सोवियत विड्रॉल हुई। जैसे ही रेड आर्मी यहाँ से लास्ट उसका सोल्जर जो यहाँ से विड्रॉ करता है वैसे ही पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग जाती हैं अमेरिका की। उसके बाद यही जो जहादी थे हमने इनको कश्मीर की तरफ सोचा कि कश्मीर में हमारी मुआवनत करेंगे। मुल्क के अंदर हमने इनको रोकने के लिए कुछ किया नहीं और इसमें दरमियान में जो सियासी हुकूमतें आती रहीं गो वो कमज़ोर हुकूमतें थीं लेकिन उन्होंने भी इसका किसी का हाथ नहीं रोका, पॉलिसी डायरेक्शन चेंज नहीं की। नून लीग और पीपल्स पार्टी की दो हुकूमतें आई इसी अरसे में। फ़ौजी मार्शल लॉ फिर 99 में दोबारा लगता है लेकिन ये सिलसिला चलता रहा और एक वो स्टेज आ गई कि पाकिस्तान के हाथ से ये सारी गेम जो थी निकल गई। बहुत सारे ये जहादी ग्रुप जो थे ये हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के करीब रह के काम करते थे और अफ़गानिस्तान को हम स्ट्रेटिजिक डेप्थ कहते थे। लेकिन 9/11 के बाद की दुनिया ये थी कि जब अमेरिका पाकिस्तान के अंदर घुस आया, उसामा बिन लादेन और अलकायदा के उन लोगों को जिनको वो सीने से लगाते थे वो जब दहशतगर्द बने, अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ने मरने पे आमादा हुए, बम धमाके किए, तो उनको ढूंढने के लिए FBI और CIA के लोग पाकिस्तान के अंदर भी बड़े पैमाने पर आए। ये जो ग्रुप्स थे ये एक एग्रीमेंट के तहत अफ़गान जो सिक्योरिटी एजेंसी है और रॉ इंडिया उन दोनों ने आपस में मिल के अरेंजमेंट किया और इन ग्रुप्स के अंदर पेनिट्रेशन की। ये जो ग्रुप्स जाके अफ़गानिस्तान में धमाके करते थे ये हाइड असेसन बन गए और पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री बेसिस को अटैक करना शुरू कर दिया। ISI के ऑफिसेज़ पे अटैक हुआ, F-16 के टेक्नीशियंस की बस के ऊपर अटैक किया गया, हमारी कामरा बेस अटैक हुई, मेहरान बेस अटैक हुई, GH के ऊपर हमला हुआ और वो तमाम चीज़ें हैं जिनका आप तज़किरा कर सकें वो पाकिस्तान में हुए। बाज़ारों में बम धमाके हुए, मीना बाज़ार पेशावर, लाहौर मून मार्केट और अब ये पेशावर स्कूल ब्लास्ट। इसके दरमियान में बेशुमार और वाक़यात होंगे, जनरल सनाउल्लाह नियाज़ी की असैसिनेशन से लेकर और परेड लेन बॉम्बिंग तक। ऐसे ऐसे हौलनाक वाक़यात हैं कि जिनका तज़किरा करते हुए रूह लर्ज़ जाती है। लेकिन किसी स्टेज पे भी हमारी संजीदगी का वो पैमाना नहीं था जो हमें अभी नज़र आया इन बच्चों की शहादत के बाद। लेकिन अब टेस्टिंग टाइम में आपको डिफ़िकल्ट फैसले लेने होते हैं। अब चैलेंज ये है कि पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप जो है, सियासी और फ़ौजी क़यादत, ये मिल के बैठे हैं आज सारा दिन से, APC जारी है। तो इसका अंजाम सिर्फ एक आम से एलामिया पे नहीं होना चाहिए कि हम मज़म्मत करते हैं, ये काफ़ी नहीं होगा। एक एक्शन प्लान और एक रोड मैप चाहिए। जो अभी तक की तफसीलात हैं उसमें बहुत सारे वो स्टेप्स उनका तज़किरा किया गया है जिसमें नेक्टा को मौसर और फ़ाल बनाना है, मजबूत बनाना है। बेवकूफ़ी की हमने 7-8 साल इस पर काम नहीं किया। पुलिस रिफॉर्म का तज़किरा है, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की। मदरसा की रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एजुकेशन में इन्वेस्ट करना। ये जो 150 अरब हमने मेट्रोज़ पे डबो दिया, अगर ये स्कूल पे और मदारिस रिफॉर्म्स पे लगाया होता तो शायद हम 10, 15, 20% मसले पे काबू पा चुके होते। जब नून लीग की हुकूमत आई थी और सबसे पहली ब्रीफिंग अरेंज की गई जनरल कियानी ने और जनरल अहमद शुजा पाशा ने, तो उस वक्त नॉर्थ वज़ीरिस्तान ऑपरेशन का तज़किरा आया था जिसमें ये बताया गया कि ये 25 से 30% है मजमूई दहशतगर्दी का। आप जब हमें कहेंगे 4 से 6 हफ्ते में हम इस ऑपरेशन को पूरा कर लेंगे और कामयाबी से पूरा कर लेंगे, लेकिन 70% मसला जो है टेररिज्म का वो आपको सदर्न पंजाब, कराची, शहरों, कस्बों और देहातों के अंदर सियासी सतह पर हैंडल करना है। लेकिन हमने इस पर 1.5 साल ज़ाया कर दिया। पीस टॉक्स के लिए वोट कमेटी बनाई जो शायद कॉम्पिटेंट ही नहीं थी, उसकी अहलियत जो है बज़ाते खुद क्वेश्चनेबल थी। उन लोगों को हमने ये मैंडेट दिया। हमारे पास चर्च बॉम्बिंग का वाक़या आ गया, हम फिर भी नहीं रुके, हमने चलने दिया। सब्ज़ी मंडी ब्लास्ट आ गया, कचहरी का वाक़या हो गया, फिर भी हम चलते रहे। लेकिन फाइनली अगर एक स्टेज पर आज मिलकर बैठे हैं
तो आज फैसले की घड़ी है, तो फैसला मौसर, मजबूत, ताकतवर, कंप्रीहेंसिव होना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर ऐसी मनसूबाबंदी की जाए कि वक्ती तौर पर भी इनकी कमर तोड़ी जाए और लॉन्ग टर्म के ऊपर ये जो नर्सरीज बनी है, ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, उसका खात्मा किया जाए। तो आज उसी के ऊपर हम फोकस रखेंगे। प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ जो मेहमान हैं उनसे उनकी राय लेंगे, लेकिन आगाज़ में हम जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब लाहौर से हमारे साथ हैं, इन्हीं से आगाज़ करें। मुस्तफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। जनरल मुस्तफ़ा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जनरल मुस्तफ़ा साहब, ये फरमाइएगा कि एपीसी आज बैठी है, एक्शन प्लान का अगर जिक्र करें तो क्या इकदाम हैं जो होने चाहिए आपके जहन में? मेरे ख्याल में बड़ी, मेरे से या एक आम आदमी की निस्बत, बीइंग अ सोल्जर, बीइंग अ जनरल, बहुत वाज़ेह पिक्चर होगी कि क्या क्या करने की ज़रूरत है। ये लिस्ट लंबी है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर हमारी एपीसी स्ट्रेटजिक डायरेक्शंस देने पे गौर करे और तफसीलात जो हैं वो जो एक्शन जिन्होंने लेना है उन पे छोड़ दे, तो शायद उनका मसला आसान हो जाएगा। सबसे पहले उनको फैसला ही करना है कि हम करना क्या चाहते हैं। वो ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर होना चाहिए और उसको अचीव करने के लिए जो एक दो हमारे रास्ते हैं उन पे हमें फैसले कर लेने चाहिए। हम, मेरा ख्याल ये है कि हम बहुत ज़्यादा तफसील में फंस गए हुए हैं, जिससे शायद ये एपीसी वो नताइज ना दे सके जिसके हम चाहते हैं। नंबर एक तो हमें ये क्लियर होना चाहिए, जिससे आपने पहले ही बताया कि ऑपरेशन का 20 से 20% हिस्सा ऑलरेडी जारी है ऑपरेशन ज़रब अज़ब के तौर पे, फ़ौज उसमें लगी हुई है। बाकी जहाँ जहाँ पर भी इस किस्म के मामलात है वहाँ पर भी फ़ौज खबर 1 ऑपरेशन खबर 2 भी जारी है, वहाँ पर भी जारी है। मसला जो है वो शहरों में, गलियों में, गाँव में है करने का। इसके मुतालिक जो भी हमने फ़ैसले करने हैं, और ये है कि इसको हैंडल किसने करना है, कंट्रोल किसने करना है, वो एक जो है ना कंट्रोलिंग और जो एक्शन अथॉरिटी है वो हमें देनी चाहिए। जो इंटेलिजेंस जो शेयर करने के लिए हमें डायरेक्शन देनी चाहिए वो देनी चाहिए अंदरूनी मामलात पे। और जो बहुत ज़्यादा हिस्सा इसका, जो एक काउंटर नैरेटिव की बहुत दफ़ा बात हुई है, जिसका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस जो है, जिस पे ये बिल्ड है, जो नैरेटिव जो भी काम पे है, वो सारा हमारा मज़हब के इर्द गिर्द घूम रहा है, सारा भी है। तो उसको भी हमने टैकल करना है, और वो मेरा ख्याल एक बड़ी मेजर डिसीजन है, क्योंकि दैट विल, वो इस बेस पे स्ट्राइक करेगी। अगर हम वो अपना ठीक कर लेते हैं तो काफ़ी सारे मसाइल जो है हमारे वो ठीक होने की तरफ चल पड़ेंगे इसमें। और अच्छा, मैं इसकी तरफ दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मेरे साथ हमारे नुमाइंदे हैं कोयटा से, वहाँ एक ब्लास्ट की मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब। जी वालेकुम सलाम नदीम अली साहब। आतिफ साहब, क्या हुआ कोयटा में, वजाहत करिएगा थोड़ी सी इस इंसिडेंट की। जी ऐसा है कि अब से तकरीबन आधे घंटे पहले ये कोयटा का तजारती इलाका है प्रिंस रोड, यहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में तकरीबन 32 अफराद वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें यहाँ कोयटा के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से 3 की हालत तकलीफनाक बताई जाती है। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक हमें जो बताया गया है ज़राए की जानिब से, जो धमाका खेज मवाद था वो एक मोटरसाइकिल के अंदर नष्ट किया गया था और उसे जो है एक तंदूर वाली दुकान है उसके बाहर खड़ा कर दिया गया था। ये आईईडी ब्लास्ट था। इसकी शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि पूरे शहर में इसकी आवाज़ सुनी गई और इससे एक बड़े इलाके में जो है तबाही फैली है। धमाके के बाद जो दुकान है उसके अंदर आग लग गई थी और इसके साथ साथ जो इलाके में बिजली की तारें हैं जो दुकान के ऊपर से गुजर रही थी वो भी बुरी तरह मुतासिर हुई थी। आग लगने के बाद जो फौरी तौर पर इलाके में फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया, तो जिसने मौके पर पहुंच कर आग को जो है वो बुझा दिया है। इसके साथ साथ जब धमाका हुआ, पुलिस, एसपी और एटीएफ की भारी नफरी जो है वो कुआं पर पहुंचे और इलाके को घेरे में लेकर बीडी यूनिट को तलब किया गया है। बीडी यूनिट और इस वक्त जो इलाके में मौजूद है, जो इलाके को क्लियर करने का काम कर रहा है। धमाके के बाद जो आतिफ साहब, यहाँ क्या रेस्क्यू का काम कंप्लीट हो चुका है या अभी जारी है? इस वक्त भी पुलिस, एटीएफ और एसपी के आला हुकाम यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू का काम जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तमाम जख्मियों को यहाँ से सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके के बाद जो है काफी तबाही हुई, मुतादिद दुकानों के शीशे वगैरह भी यहाँ पे टूट गए। मुतादिद 5 दुकानें जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं। इसके साथ साथ 3 गाड़ियाँ, 2 रिक्शे और 5 मोटरसाइकिलें भी जो हैं बुरी तरह उसमें मुतासिर हुई हैं। मुतादिद ठीक है, मैं आतिफ आपकी तरफ दोबारा प्रोग्राम के दौरान दोबारा अपडेट लेने के लिए आपकी तरफ आऊँगा। मैं दोबारा जनरल मुस्तफ़ा साहब की तरफ जाऊँगा। मुस्तफ़ा साहब, अभी आपका जो जहाँ पे हमने गुफ्तगू का रुख कोयटा की तरफ मोड़ा, आपने मजहबी जमातों का जिक्र किया था, सेक्टेरियन आउटफिट्स। ये पाकिस्तान में कोयटा के धमाके के साथ ही, अगर आपको वो वाक़या जहाँ हज़ारा कम्युनिटी को हिट किया गया वो दोबारा दोहरा लें
तो फिर एक दफ़ा आपकी रूट क्लैश जाएगी कि पाकिस्तान में हम किस तरह की ज़िंदगी गुजारी कि जहाँ पर एक मासूम जान की ज़िंदगी लेने का इस्लाम में इजाज़त नहीं है। कहा यह जाता है कि आपकी हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, वहाँ हम गले काटते हुए और 100 लोगों को मारते हुए एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते कि ये कौन से इस्लाम की हम खिदमत करने जा रहे हैं। लेकिन इन ग्रुप्स को जनरल साहब, ये मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी कि जिन ग्रुप्स को पाकिस्तान भर में रोका जाना चाहिए था, हमने उनको रोकने के लिए कुछ नहीं किया। सियासतदानों ने बहुत कुताही की, लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बुनियादी तौर पर मैं इसको कसूरवार समझता हूँ। देखिए, आप अपनी राय आपकी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जहाँ तक ताल्लुक था, मैं समझता हूँ कुछ अर्सा हमने इसको ओवरलुक ज़रूर किया है, क्योंकि हम एक बहाव में थे उस वक्त। मैं अगर आपका याद दिलाना चाहूँ, आपने बड़ी जो इंट्रोडक्शन में बात की, बड़े एक बहाव में थे और एक मजहबी जज्बे के तहत सारा कुछ हम करने के उसमें चल रहे थे उसमें। और जब आप दीन को मजहब बना के और उसको तिजारत के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखिए कि हर शख्स जो है अपनी अपनी जगह अपने मजहब, जो उसके जहन में अपना मजहब है, वो उसमें उतना मजबूत होता जाएगा और यही हमारे तफरके का बास बन रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता दरार जो पड़ी थी वो आहिस्ता आहिस्ता फैल के हम स्टेज पे आ गए हैं इसमें। लेकिन जनरल मुस्तफा साहब, जब आपकी फ़ौरन फंडिंग हो रही हो मदारिस के अंदर, इर्रिस्पेक्टिव के वो मदरसा चलाने वाले या उस जमात का कोई जो सरबरा है वो इस वक्त असम्बली में मौजूद है, वो यहाँ से थोड़ी दूर उसका बहुत बड़ा मदरसा है, वो अफ़गान महाजरीन को ट्रेन करता था, या सदन पंजाब में बहावलपुर में या रहीम यार खान में उन मदरसों की फ़ंडिंग आ रही है। अगर मुझे पता है कि पाकिस्तान के अंदर वो मदरसे आग लगा रहे हैं या वो फंडिंग पाकिस्तान में तबाही का सबब बन रही है, वो जितने भी फ्रेंडली कंट्री से आ रही हो या वो जितना भी ताकतवर ग्रुप और हमारे करीब हो, क्या उसका हाथ रोका जाना, कानून हरकत में आना ज़रूरी नहीं था? जी, मैं यही इसी तरफ आप आ रहा था कि ये हमें बहुत पहले कर लेने चाहिए थे। अब ये देखिए, वही जो मसला हम जिसको हमने शुरू में कंट्रोल कर सकते थे, जैसे आपने कहा कि अगर हम 87 ऑनवर्ड्स ही इस तरफ अगर हम तवज्जो देना शुरू कर देते तो शायद ये हालात इससे तक ना पहुँचते। उसके बाद भी कोताही होती रही और हम बावजूद पहलू तय करते रहे उसके लिए, और अब हमारे सामने ये एक अफरीद के तौर पर आके खड़ा हो गया है ये मसला। और मैं समझता हूँ इस सारे रूट कॉज का ये एक ऐसा नुक्ता है, अगर इसको हम सॉर्ट आउट कर लें तो हमारे काफ़ी सारे मसाइल जो है ना वो कंट्रोल हम पा लेंगे इसको। एक तो यही हारून रशीद साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। हारून रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये फरमाइएगा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, हाँ, जनरल राहील भी साथ हैं, नवाज शरीफ भी साथ हैं और इमरान खान भी साथ बैठे हैं, पीपल्स पार्टी भी मौजूद है। तो क्या हम तवक्को रखें कि आज ये सारे लोग जो पाकिस्तान को चलाने वाले हैं, पाकिस्तान की किस्मत के फैसले करने वाले हैं, ऐसे फैसले करके उठेंगे कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो जाए? वज़ीर आज़म ने तो कम से कम यही ऐलान किया है कि वो यकसू हैं, खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं। ये भी कहा कि कमजोर फैसले से कौम गवारा नहीं करेगी। वो क्लैरिटी जो GHQ में पाई जाती थी वो मैंने देखा है उनमें मौजूद है, और बाद इस्तिलाहें भी उन्होंने वही इस्तेमाल की, दरवेज 2 और दूसरी चीजें। देखिए, मसला सिर्फ मजहबी तबके का नहीं है, मसला ये भी नहीं है कि सारी सियासी जमातें एग्री करती हैं या नहीं करती। दुनिया भर में मसला एक होता है कि रिट हुकूमत की कायम हो या न हो, यानी कानून की रिट। हुकूमत की रिट से मुराद ये नहीं है कि हुकूमत गलबा पाले बाकी माशरे पर। दुनिया में जितनी नई रियासतें हैं, उनको पाकिस्तान बहरहाल एक नई रियासत है, ये मसला दरपेश रहा है। अमेरिका में भी 83 साल के बाद, 83 ईयर्स के बाद खाना जंगी शुरू हो गई थी, और कौमियत का एहसास उसके बाद पैदा हुआ जब उन्होंने दरियाफ्त किया कि हमारा वजूद खतरे में है। उसमें तो 10-15 लाख आदमी मर गए थे खाना जंगी में। हमने ये दरियाफ्त तो कर लिया है, यह एहसास तो अब आम है। बीच में कुछ लोग तवज्जो डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए सॉफ्ट कार्नर रखते हैं। मसलन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी बहुत मोहतरम आलम दीन है, मगर उन्होंने कहा कि असल जो मुजरम है उनका सुराग लग जाए। ये असल मुजरम है, अगर वो इंडिया से मदद लेते हैं या और कुछ करते हैं तो वो तो एक दूसरी बात है, मगर असल मुजरम यही है। जैसे सराजुल हक साहब ने कहा कि मगरब की साजिश है इस्लाम को बदनाम करने, कोई मगरब की साजिश नहीं है। मगरब की जो भी साजिशें दुश्मन साजिश किया ही करते हैं, अजनबी साजिश किया ही करते हैं। साजिश यहाँ हो रही है, रियासत को खत्म करने की साजिश है। उसमें एक नुकता ये मैं हमेशा आपसे अर्ज करता हूँ कि फौजें और हुकूमत मुल्कों की हिफाजत नहीं किया करते, सिर्फ जंगें कौमें लड़ा करती हैं। तो द नेशन इज एट द वॉर। अब इसमें जो पीछे रह जाए, अलग होना चाहता है वो अलग हो जाए, जो पीछे रहना चाहता है वो रह जाए। मेरा ख्याल है उसकी बड़ी प्राइस होगी। तहरीक पाकिस्तान में जिन लोगों ने मुखालफत की थी, और अगरचे उन्होंने कत्ल गारत तो नहीं की थी, इख्तलाफ ही किया था, और वो रह गए पीछे। इसके बाद अवाम ने कभी कबूल नहीं किया। अब ये मरहला उससे सख्त तर है। अब ये बका का सवाल है, सर्वाइवल का मसला है। और उसूल ये है, माहिरीन नफ्सियात भी यही कहते हैं,
और कुरान मजीद भी यही कहता है कि इंसानों को जिंदगी के तमाम जीरू को, इंसान ही नहीं जानवर भी, उन्हें जिंदगी की हिफाजत का बड़ा शदीद जज्बा अता किया गया। एक चीज़ हारून साहब आप फरमाइएगा, हमारे पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जब ये लोग डिसीजन मेकिंग आज कर रहे होंगे तो कौम में या उस पढ़े लिखे तबके में या जो भी शख्स थोड़ी भी सोचने की अहलियत रखता है उसमें दो राय नहीं है कि जो कुछ पाकिस्तान में हुआ वो पाकिस्तान की तबाही के लिए था, बेहतरी के लिए नहीं था। लेकिन जहाँ पर जिन लोगों में ये सोच अभी राइज नहीं है वहाँ हम पॉजिटिव का जिक्र करते हैं कि उनको आप मुतबादल सोच दे क्या रहे हैं। जिन लोगों के जहनों को ये एक किसी न किसी गलत नज़रिए के सबब गुमराह किया गया, उनको राह रास्त पे किस तरह लाएंगे, या वो जो हार्ड कोर एलिमेंट है उसको सफ़ाई हस्ती से कैसे मिटाएंगे, उसके ऊपर तो आपको फैसले आज करने हैं, उसके लिए स्ट्रेटजी वज़ा करनी पड़ेगी। देखिए, ये तारीख में अपने नौयत का पहला वाक़या नहीं है कि लोग फसाद में मुब्तला हुए हों। 6 सदियां पहले शेखुल जबाल वाला फिनोमेना है और बहुत से वाक़यात हैं जब खूनी गिरोह तश्कील पाते हैं, माफियाज तश्कील पाती हैं। बाज़ के मकासद महदूद होते हैं, बाज़ रियासतों को तबाह करना चाहती हैं, लेकिन रियासतों ने उसको फाइट आउट किया है, कौमों ने उससे जंग की है। और ये हमारे सामने श्रीलंका की मिसाल है। रह गया काउंटर नैरेटिव का मसला, तो मीडिया ये काम कर रहा है, ऑलरेडी बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं और कौम इसमें मुत्तफिक हो ही चुकी। 100% इत्तफाक राय नाम की कोई चीज तारीख में नहीं होती। कायदे-आज़म को भी 75% वोट मिले थे, इसका मतलब ये नहीं था कि पाकिस्तान न बनता। हम 25% लोगों को राजी करने में लगे रहते। दूसरा ये कि उसूल कभी तर्क नहीं किया जाता। जो लोग उसूल ये है कि जो फितना फैला है, कुरान मजीद कहता है कि चुन चुन कर उन्हें मार डालो, उन्हें समझाओ, नहीं समझते तो उन्हें उनका वजूद ही खत्म कर दो, इसलिए कि जिंदगी बाकी नहीं रहेगी। बिल्कुल कैटेगरिकली कुरान ने कहा वलकुम फिल किसास हयातुन या उलिल अलबाब, तो किसास में हमने जिंदगी रखी है। गौर फिक्र करने वालों, सिर्फ दाना लोग और गौर फिक्र करने वाले इसको पूरी तरह समझते हैं। मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि इसमें वज़ीर आज़म ने ठीक कहा, शिशो पंच की बजाय पुख्ता फैसला कर लिया जाए। आर्मी क्लियर थी, अवाम क्लियर थे, हुकूमत उसूली तौर पर मान गई थी 1 साल पहले जब मुज़ाकरात किए, तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि वो कोई माकूल लोग नहीं है। उसके उन्होंने चर्च में इबादत करने वालों को कत्ल कर डाला, 20-25-30 फौजियों को कत्ल कर डाला, जनरल सलाउल्लाह न्याजी को कत्ल कर डाला और इस पर फख्र किया। और उनके जो हामी हैं उन्होंने इसके लिए जवाब तराशे। तो अब रियासत को बिल्कुल यकसू हो जाना चाहिए, और जब रियासत यकसू हो चुकती है और वो फैसला को नकदाम करती है, तो ये बनारस के ठगों को कैसे खत्म किया गया था वो एक पूरी तारीख मौजूद है। और बहुत से 1857 के बाद कैसे काबू पाया, हालांकि गैर मुल्की हुक्मरान थे, मगर जो जिन जिन लोगों ने आज़ादी की जंग का नारा लगाया उनके साथ ठग शामिल हो गए। चुनाची पॉपुलेशन ने उनकी हमायत नहीं की। हुकूमत को हर अव्वलीन जिम्मेदारी है अमन कायम करना, बाकी तमाम चीजें उसके बाद आती हैं। बिल्कुल ठीक। इसके लिए सारी तवानाई लगा देनी चाहिए। एक नुक्ता जो बहुत अहम है और नवाज शरीफ साहब की समझ में शायद अब आ जाए, सिविल अदारे ये जंगे लड़ा करते हैं, फौज का काम नहीं है जनाब। तैयब रुदवान ने इनसे कहा हमेशा। 9/11 के बाद अमेरिका में क्या हुआ, बरतानिया में 24/7 के बाद क्या हुआ, स्पेन में क्या हुआ, ये सिविल अदारों को मजबूत बनाया जाए तो बाकी सारे मसाइल भी खत्म होंगे। पुलिस को हारून रशीद साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। जस्टिस तारिक साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी राय ले लें, फिर बाद में ब्रेक लेंगे। जी, लाइन ड्रॉप हो गई हमारी, पहले ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापसी पे जस्टिस तारिक साहब से भी पर लेंगे। हमारे साथ रहेगा जी, एक शॉर्ट ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। जब गुलाम मुस्तफा साहब, आज बहस का काफ़ी हिस्सा जो था कल भी और आज भी वो मिलिट्री कोर्ट्स के इर्द गिर्द घूमता रहा। क्या हम जो हमारा बाकायदा एक जुडिशल स्ट्रक्चर है उसको मजबूत नहीं कर सकते, या उसमें कवानीन में ऐसी तरमीम नहीं बना सकते कि जिसमें फेसलेस कोर्ट्स हों, विटनेस प्रोटेक्शन हो, स्पीडी ट्रायल्स हों, वो 4-6 हफ्तों की कोई टाइम लिमिट हम सेट कर दें कि जो मिलिट्री कोर्ट से हमने काम लेना है इसी सिस्टम को मजबूत करके इसी से काम ले लें। देखिए, होना तो बिल्कुल यही चाहिए जो आपने अभी कहा कि हमारा जो निज़ाम अदल है इसको इस सारे मसले को हैंडल करने के काबिल होना चाहिए। और इस सिलसिले में आज मेरे ख्याल जुडिशल कमीशन का इजलास भी हुआ है। लेकिन बावजूद हम ये समझते हैं कि ये फ़िलहाल उसको टाइम लगेगा और ये इमीडिएट फ्यूचर में ये इस काबिल नहीं है हमारा जो निज़ाम अदल है इस मसले को हैंडल कर सके। जब तक वो तब्दीलियाँ आएंगी, जब तक इस काबिल होंगी, उसके कई पहलू हैं। नंबर 1
क्या वो हमारे जो पहले हमने एंटी टेररिस्ट लॉ एक बनाया हुआ था उस पर अमल सही कर रहे हैं हम लोग, उसमें हर बंदे को उठा के उसमें डाल दिया हमने, वो एक अजीब किस्म का मसला बना हुआ है उसमें, जिसकी आज जुडिशल कमीशन ने वजाहत भी की है। इस किस्म का मसला उसमें यह है कि सियासी पहलू भी आ जाता है उसका, उसमें कुछ इंतज़ामी पहलू भी हैं उसके। तो मैं इसलिए इमीडिएट फ्यूचर में तो एक ही जो मुझे हल नज़र आ रहा है कि भी हमारी जो फौजी अदालतें हैं उसको कायम कर दीजिए। हालांकि ये लॉन्ग टर्म ये सोल्यूशन नहीं है इसका, शॉर्ट टर्म के लिए इसको करें हम कुछ अर्सा तक के हमारा जो अपना निज़ाम अदल है उसमें जो भी तब्दीलियाँ चाहिए, कानून में, आइन में जो भी तरमीम चाहिए वो हम बैठ के कर लें, और उसको यकसुई के साथ अगर हम चाहें तो मेरे ख्याल वो भी 2-4-6 हफ्तों में हम काम कर सकते हैं। उसके बाद जुडिशल जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसको टेक ओवर कर ले इसको। लेकिन इस दौरान में जो अच्छा, मैं इसी मसले के ऊपर जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी राय ले लूं, क्योंकि जस्टिस सिद्दीकी साहब आपको खुशामदीद कहता हूं। हमने सुबह भी इस पे बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें पैरेलल जुडिशल सिस्टम को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था मिलिट्री कोर्ट्स को। तो हम क्या मौजूदा 1998 में किया था, 1998 में किया गया था, और नवाज शरीफ साहब ने ही बनाई थी तो वो स्ट्राइक डाउन हो गई थी। तो दोबारा अगर बनाना है तो एक तो सुप्रीम कोर्ट के पास रिजू करना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि क्या हम मौजूदा इंतजामी ढांचे को इतना मजबूत नहीं बना सकते जुडिशल सिस्टम को कि मिलिट्री कोर्ट्स की बजाय यहीं से 4 में 2-2 हफ्ते में फैसले आने शुरू हो जाए। देखिए उसके अंदर वो महरम अली का केस जो था 1998 में जो डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें हर सेक्शन को 1 बाय 1 उन्होंने एग्जामिन करके लिखा था कि क्या क्या नकाइस हैं जिसकी वजह से वो डिक्लेयर कर रहे हैं इसको वाइड। तो अब मतलब ये अगर नया लेजिस्लेशन लाते हैं तो इनको चाहिए कि महरम अली के को पढ़ें और उसके मुताबिक अगर ये बनाएंगे लेजिस्लेशन तो वो कामयाब होगा। और अगर फिर उन्होंने वही किया जो महरम अली केस में किया था तो फिर तो वो तो सुप्रीम कोर्ट तो बरकरार नहीं रखेगा। इसकी थोड़ी सी वजाहत फरमा दीजिए, थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए उस केस को पढ़ते हुए, क्या उसमें गुंजाइश मौजूद है कि मिलिट्री कोर्ट्स को उसमें गुंजाइश है? उसमें सेक्शन वाइज उन्होंने डिस्कस किया था और उसमें हर सेक्शन के अंदर लिखा था कि इसमें से ये नक्स जो है दूर किए जाए और इसको रिफ्रेम किया जाए। उसमें हर सेक्शन के ऊपर उन्होंने कमेंट्स दिए हैं, कुछ 11 या 12 सेक्शन जो थे उसके। लेकिन आप कह रहे हैं कि गुंजाइश मौजूद है, सिर्फ वो जो कमजोरियां हैं उसको दूर कर लिया जाए, उसको दूर कर दें। और दूसरी बात ये, जहाँ तक कि आपका ये कहना कि मौजूदा सिस्टम को मजबूत बनाया जाए, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये फौजी अदालतें जो हैं ये कोई मुस्तकिल हल नहीं होती, और इसलिए जब तक कि आप अपने जो निज़ाम अदल है उसको मजबूत नहीं बनाएंगे, उसको मजबूत किस तरह बनाएंगे आप कि उसके अंदर लोगों को प्रोटेक्शन दें, आप विटनेसेस को प्रोटेक्शन दें, जो प्रोसिक्यूट करते हैं उनको प्रोटेक्शन दें, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको डिसाइड करते हैं उनको प्रोटेक्शन दें, उनके घर वालों को प्रोटेक्शन दें, तब ये कामयाब हो सकता है। ये मौजूदा सिस्टम जो है ये जब तक कि आप लोगों को देखिए, इस किस्म के जितने केसेस हैं इसमें आपको सबसे बड़ी गवाही की जो मुसीबत पड़ेगी वो ये पड़ेगी। एक सवाल और आपसे पूछ लूं, एक तो विटनेस प्रोटेक्शन की जरूरत है, एक फेसलेस कोर्ट्स की भी जरूरत है, क्योंकि मुझे एक केस बड़ा फेमस केस है जिसमें जज साहब केस सुन रहे थे, तो जिस मुजरिम को सजा मिलनी थी उसने कहा कि मुझे पता है तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो वो जज साहब ने इस्लामाबाद में हुआ था। बिल्कुल, जज साहब उसके बाद जाहिर है उस केस के ऊपर फैसला देने की बेचारे पोजीशन में नहीं थे, तो फेसलेस कोर्ट सबसे पहले बनानी पड़ेंगी आपको। जी बिल्कुल, अगर आपने मौजूदा सिस्टम के तहत इनको सजा देनी है तो ये प्रोटेक्शन करने के लिए देखिए इसका बहुत आसान तरीका है। ये हालात कोलंबिया के अंदर बहुत अरसे रहे और वहां पर उन्होंने लॉ को बिल्कुल कि जितने जो गवाह होते हैं उनको आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते, उनको देख भी नहीं सकते, सिर्फ उनकी आवाज सुन सकते हैं, उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। इसी तरह से जजेस के मुतालिक भी वहां पर कई जजों को कत्ल कर दिया गया था, बहुत से गवाहों को मार दिया गया था कोलंबिया के अंदर। तो फिर उन्होंने उनको प्रोटेक्शन के लिए ये किया कि जजेस को प्रोटेक्शन दी गई पूरी तौर पे, उसके बावजूद भी मुश्किलात मौजूद रही, लेकिन ये कि वो सिस्टम उनका कोलंबिया में अल्टीमेटली कामयाब हो गया। बहुत शुक्रिया जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब। ज़ैनुद्दीन हैदर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल साहब, एक तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे साथ इस अहम मौजू पे शामिल हो रहे हैं। एक सवाल मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर सियासी क़यादत से अभी मुझे वो कमिटमेंट लेवल नहीं मिली। मेरा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान में स्कूल खुलता है उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, जो बच्चा दाखिल होता है उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, वालदैन के ID कार्ड्स लिखे जाते हैं,
उस्ताद का इंटरव्यू होता है, उसका नाम पता दर्ज होता है। तो जब हम मदारिस और मसाजिद बनाते हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी क्यों नहीं है? वहाँ पढ़ाने वाले मुअल्लिम की रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है? वहाँ जो पढ़ रहे हैं बच्चे, जो तालिब इल्म है वहाँ पे, उनकी रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल्स क्यों नहीं है हमारे पास? वो मेरे ख्याल से मदरसे वाले तो ज़रूर उनका पता, वल्दियत और नोट करते होंगे, लेकिन वो हुकूमत के पास नहीं होता। अगर हुकूमत को चाहिए कि मदरसे को रेगुलेट करे और ये तमाम चीज़ें वहाँ इम्प्लीमेंट करे, ये मुल्क की सिक्योरिटी का सवाल है। कोई ये ना कहें कि जी हमारे मज़हब में दखल अंदाजी ना करें, कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहा। हम सब मुसलमान हैं, हमें अपना मज़हब और दीन बहुत प्यारा है, हम इस दीन को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो उनके पास जो स्टूडेंट्स हैं उनका टोटल रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, उनकी सोर्स ऑफ फंडिंग होनी चाहिए, उनके सिलेबस को गवर्नमेंट बाखबर रहने चाहिए, उनकी तमाम एक्टिविटीज पे नजर रहनी चाहिए कि वो किस किस्म की वहां पर कार्रवाई और पढ़ा रहे हैं और उसके क्या असरात निकल रहे हैं। इन तमाम चीजों पे हुकूमत की गिरफ्त होनी चाहिए और इस सिलसिले में किसी का कोई प्रोटेस्ट जो है या गलत किस्म का जो वो लोग कहते रहते हैं कि ये दखल अंदाजी है, उसको बिल्कुल खातिर में नहीं लाना चाहिए, ताकि इसी से हालात जो है। जनरल मोइन साहब, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि स्वात, दीर, बुनेर और बहुत से दीगर वाकयात में जो लोग हमले करने आए उन्होंने पनाह ढूंढने के लिए रात किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में बसर की। तो जब प्रोफाइल्स होंगी वहाँ पे इमाम कौन है, ख़तीब कौन है, वहाँ पर उस मदरसे का मुअल्लिम कौन है, तो फिर मेरे ख्याल में ये काम इतना आसान नहीं होगा। ये इसके ऊपर हम कमज़ोर हैं, नातवान हैं, डरते हैं छेड़ते हुए इस टॉपिक को। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। मुल्क की सलामती सबसे अहम है, मदरसे वालों के लिए भी अहम है और उनके जो तालिब हैं उनके लिए भी उतनी ज़रूरी है, हम सबके लिए। इसलिए इस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ अब नहीं होना चाहिए और ना इनके प्रेशर में आना चाहिए, ना गैर ज़रूरी तौर पर हमको इससे दबना चाहिए। और जो हुकूमत का काम है अपनी रेट इस्टेब्लिश करना, सही काम के लिए वो करे। हम एक बेहतर के लिए काम कर रहे हैं, हम कोई किसी किस्म के जो दखल अंदाजी वैसे नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा, जनरल मोइन साहब आपसे भी और फिर मैं जनरल मुस्तफ़ा साहब से चाहूँगा वो भी इसको एड्रेस करें। जब पार्लियामेंटेरियंस की ब्रीफिंग हो रही थी, मेरे ख्याल में ये उसामा बिन लादेन वाले वाक़े के बाद का ये था, जब बहुत से सवालात किए गए कि आप भाई कहाँ सोए हुए थे, उसामा यहाँ रह रहा था। तो वहाँ मेरे ख्याल में जनरल पाशा का शायद ये कोट है, जब उन्होंने सवाल किया कि मुझे मालूम है कि किस जमात की फंडिंग कुवैत से आती है या लीबिया से आती है, सऊदी अरब से किसको पैसे आती है या ईरान से कहाँ से किसको पैसे आते हैं। यहाँ कोई लेजिस्लेशन नहीं चाहिए, टेरर फाइनेंस है। अगर मुझे पता हो कि ये पैसा पाकिस्तान में तबाही फैला रहा है तो बीइंग पाकिस्तानी मेरा दिल करता है कि मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँ, रोकूँ। तो जिनके पास लॉ इन्फोर्समेंट की कुव्वत है, हुकूमत जिसके पास कानून बनाने का इख्तियार है, वो इस पर क्यों नहीं काम करते? इसके ऊपर तो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन भी हैं और ये मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, और इसके ऊपर काफ़ी दुनिया में आजकल इसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन आपको पता है पैसे ट्रांसफर करने के लिए कोई जाती तौर पर किसी को चंदा भेजते हैं, कोई यतीम खाने के नाम में भेजते हैं, कोई किसी मदद ज़कात के नाम में भेजते हैं। सर लेकिन हम रोक सकते हैं मोइन साहब? नहीं जनरल मोइन साहब, हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। हमको बड़ा सख्त रेगुलेट करना चाहिए, बड़ा सख्त रोकना चाहिए। हमको तमाम मदरसों की, जमातों की पता होना चाहिए कि वो इतने बड़े बड़े जो इश्तिहार लगा रहे हैं, इतने बड़े बड़े जलसे लगा रहे हैं, पैसे कहाँ से ला रहे हैं वो और कौन उनको पैसे दे रहा है, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लीगल एक्सपर्ट है, आईनी मामलात पे इनसे भी राय जानते हैं। हामिद खान साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। क्या ये जो फॉरेन फंडिंग है मदरसों की और मदरसा रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर तहरीक इंसाफ हमायत करेगी? देखिए, हम तो हर वो स्टेप्स की हिमायत करेंगे जिससे मुल्क में टेररिज्म को रोका जा सके। बात सूरत ये मदरसा रजिस्ट्रेशन जो है, ये तो इसके ऊपर तो कानून भी बना है और इस पर असल में अमल दरामद नहीं हो रहा। कानून बनाने से तो मकसद हल नहीं होता। मदरसे और जितने भी इंस्टीट्यूशन है मुल्क के अंदर काम कर रहे वो प्रॉपर्ली रजिस्टर होने चाहिए। और जो फॉरेन फंडिंग है और जो फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं वो तो वैसे ही एक इलीगल काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। उनके फॉरेन फंडिंग की तो इजाजत नहीं है और ये मनी लॉन्ड्रिंग में आएंगे ये सारे मामलात, जो पैसे उनको मिलते हैं, और वैसे भी एंटी स्टेट है ये सारी बात। एक सवाल अभी हम जस्टिस सईद उस्मान सिद्दीकी साहब से भी पूछ रहे थे, आपसे भी जानने, मिलिट्री कोर्ट्स में उन्होंने कहा कि 98 का वो जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कुछ कमजोरियां सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई की थी, अगर उसको एड्रेस कर लिया जाए तो गुंजाइश मौजूद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें बड़ी जामे जजमेंट है 98 की
और उसमें तब मिलिट्री कोर्ट्स कराची में लगाने की कोशिश की गई थी। उसको उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको गैर आईनी डिक्लेयर किया था और कहा था कि जो स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएं उनके लिए क्या 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 जरूरियात हैं जिससे कि जो ट्रायल्स हैं वो जल्दी से जल्दी मुकम्मल हो सकेंगे और जो टेररिज्म में या और गैर कानूनी एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं उनकी पकड़ कैसे हो सके। मेरा ख्याल बड़ी जामे एक लाइन में अगर मैं ये पूछ लूं कि क्या तहरीके इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स के क्याम पे राजी है या इसको अपोज कर रही है? हम अपोज कर रहे हैं। हम सिर्फ जो जल्द इंसाफ देने वाली अदालतें हैं स्पीडी कोर्ट्स के हम हक में हैं कि स्पीडी कोर्ट्स होनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके, लेकिन हम मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ हैं। मौजूदा जुडिशल सिस्टम है उसी को आप चाहते हैं मौसर और स्पीडी किया जाए, लेकिन पैरेलल मिलिट्री कोर्ट्स ना बनाई जाए? नहीं, हरगिज नहीं। और ये तो चीज वैसे ही आईनी तौर पर ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है, गैर आईनी है मिलिट्री कोर्ट। दुरुस्त है। इसलिए हम वो तो नहीं पोजीशन ले सकते जो आइन के अंदर ना हो। हामिद खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म। जनरल मुस्तफा साहब आपसे भी एक क्लोजिंग रिमार्क्स ले लूं, क्या वो स्टेप्स क्लिनिक होना चाहिए जिसके ऊपर आज ही हमें बड़ा क्लियर मैसेज दें? यूनानिमिटी, इकट्ठे हैं, हम खत्म करेंगे, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और फिर एक रोड मैप दे दें? देखिए जी, मेन इश्यूज़ तो दो जो जिसकी हम बात कर चुके हैं, आपने भी कई दफ़ा उस तरफ इशारा किया है। नंबर एक तो ये है कि जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी कोऑर्डिनेशन कैसे होगी, कौन करेगा? जिन्होंने एक्शन लेना है विद इन दी कंट्री वो कौन होंगे, कैसे लेंगे, उनको कमांड कौन करेगा, उनको लॉन्च कौन करेगा, उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? एक जो है ना ओवरसाइट का इदारा भी साथ होना चाहिए और इन सब की फौज के साथ कोऑर्डिनेशन क्या होगी और इसमें हमें वाज़ा हिदायत दे के उठना चाहिए। नंबर दो, ये हम बात कर रहे हैं बार बार, अगर हमें मकसद हमें पता है कि भाई हमने इन मुजरिमों को पकड़ना है और जो है इसमें टेक्निकल ग्राउंड्स पे जाए बगैर कानून के तकाजे वैसे पूरे करेंगे और उनको सज़ा देनी है, तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम किस किस्म की कोर्ट सब इस्टेब्लिश करें। और इस पर मेरा ख्याल ज़्यादा अभाम की ज़रूरत नहीं है। इमीडिएटली हमें जो अगर हमने चाहिए तो कोर्ट्स हम इस्टेब्लिश कर दें और ए पीरियड ऑफ टाइम जिस तरीके से बात हो रही थी हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इस काबिल करें। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, यहीं पे बहस समेटनी पड़ेगी। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ इस अहम मौजू पर शामिल हुए। तकरीबन पिछले 8-10 घंटे से इजलास जारी है, उसका एलामिया आए तो उसके ऊपर मजीद आपसे अपडेट शेयर करेंगे, तफसीलात से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।